कैसे हो? होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, ठीक है ना। तो हो सकता है मेरी वॉइस में थोड़ा सा दम ना लगे, बट हाँ, आप लोग के लिए आज जो एफएसबी डिटेल है दोस्तों, वो एक कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट की है जिनका नाम अंकित सिंह है। भाई बहुत बहुत थैंक्स कि आपने बताया। दोस्तों, आगे आप लोग उनका कॉल रिकॉर्डिंग सुनेंगे और मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि प्लीज़ ये पूरा सुनना, इसको स्किप मत करना और फास्ट फॉरवर्ड तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसमें टीएटी पिक्चर एक एक, जीडी टॉपिक सारे, मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं वो क्लियरली एक एक वन बाय वन बताए गए हैं इसमें कॉल रिकॉर्डिंग में, ठीक है ना। दोस्तों, ये एफएसबी डिटेल जो है ये 20 दिसंबर 2021 वन एफएसबी देहरादून की है, ठीक है ना। तो वहीं के आपके सारे लेक्चरर टॉपिक, जीडी टॉपिक्स, टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिटेल में बताई गई, इसलिए थंबनेल में डिटेल्ड वीडियो लिखी है। तो आप लोग पूरा इसको सुनना और आप लोगों के बहुत काम आएगा। और अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। दोस्तों प्लीज़ 1K प्लीज़ पहुँचा दीजिए, आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा और मेरे लिए तो अच्छा होगा ही होगा। और जहाँ तक अभी तक सब्सक्राइबर 850 कंप्लीट हुए हैं उनको बहुत बहुत थैंक्स, और भी जितने व्यूअर्स जिन्होंने नहीं किया उनको भी थैंक्स, क्योंकि वो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं विश्वास कर रहे हैं, ठीक है ना। दोस्तों, अब चलते हैं उनकी डायरेक्ट वॉइस रिकॉर्डिंग पे, और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलते हैं। ओके, सो मेरा नाम अंकित सिंह है और 1 देहरादून पे 20 दिसंबर को मेरी रिपोर्टिंग थी। और उस टाइम पे रिपोर्टिंग का एग्जैक्ट नंबर तो नहीं याद, लेकिन 186 मेंबर्स थे जो आए हुए थे उस दिन। मतलब 186 कैंडिडेट अप्रॉक्स मान सकते हैं। हाँ, इतना था, 185 186 तक थे। ओके ओके। और उसमें से जो पीपीडीटी में सबसे पहले ओआईआर हुआ था हमारा, थोड़ा डॉक्यूमेंट वगैरह। 1 मिनट भाई, जैसे आपका रिपोर्टिंग इतना था, उसके बाद मतलब स्क्रीनिंग कितने हुए थे? मतलब स्क्रीनिंग हुए थे 61। अच्छा, स्क्रीनिंग 61 हुए थे। आपके में जब इसमें जो OIR वाला जो बुकलेट नंबर था वो कितना था? वो 74 और 75 बुकलेट नंबर था DIPR। अच्छा, DIPR में मतलब जो सेट्स के अंदर क्वेश्चंस थे वो क्या मतलब डाइस से रिलेटेड ज्यादा थे कि सीरीज से रिलेटेड ज्यादा थे? उसमें मिक्स थे, मतलब कुछ डाइस वाले भी थे, कुछ नॉर्मल इमेजेस वाले भी थे, कुछ सीरीज वाले भी थे। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल इजी कह सकते हैं। हाँ, ओवरऑल इजी नहीं कह सकते क्योंकि दो थे उसमें। अच्छा, दोनों में क्या था, हमें 27 मिनट्स अलॉटेड था, 55 दोनों, 50 दोनों क्वेश्चन थे। और उसमें जो था, जो सेट नंबर 374 था, जो DIPR नंबर था, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। एक डिफिकल्ट था और एक इजी था। अच्छा। मैंने सबसे बात भी करी तो उन्होंने भी यही बताया कि हाँ, एक डिफिकल्ट था, एक इजी था। इसमें लोगों को आसानी पड़ी थी, दूसरे में थोड़ा सा टाइम इनको कम पड़ रहा था। ओके, ये केस। हाँ, फिर जो आपने भी कह रहे थे PPDT वाला, वो स्टोरी क्या आप लोगों को दिखाई गई थी भाई? उसमें PPDT में सबसे पहले तो इन्होंने बैचेस में डिवाइड कर दिया था, 11 to 12 ऐसे करके। अच्छा। और उसमें हमें एक PPDT में एक पिक्चर दिखाया गया था, 50% हेजी था, 50% क्लियर था। उसमें था कि 4-5 लोग पेशेंट्स हैं। हाँ। और एक वुमेन है जो कि एक पेशेंट को चेकअप कर रही है, हेल्थ चेकअप कर रही है, लाइक मतलब एक हॉस्पिटल का सीन लग रहा था। उसका यूनिफॉर्म जो था वो एप्रिन जो होता है ना हॉस्पिटल का, हाँ। उसने वो वैसा लैब एप्रिन पहन रखा था। ओके। हाँ, तो उसमें मेनली सबने यही हेल्थ चेकअप, ब्लड डोनेशन कैंप, यही सब बना रखा था। अच्छा, आपकी स्टोरी इसमें क्या थी, मतलब जिसकी वजह से आप स्क्रीनिंग हो गए? मतलब मेरी स्टोरी ऐसे थी कि मैंने बनाया था कि एक लड़की है जो कि MBBS डॉक्टर है लखनऊ PG हॉस्पिटल में। ओके। और वो जैसे ही अपने डेली रूटीन से अपने घर आई है, उसको एक इंफॉर्मेशन मिलता है कि एक इमरजेंसी है हॉस्पिटल में और उसको कोई डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में। तो वो अर्जेंटली अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके तुरंत पहुंचती है हॉस्पिटल, सारे प्रिकॉशंस लेती है और सब कुछ करने के बाद ऑल एफर्ट्स असिस्टिंग विद द अदर नर्सेज एंड ऑल, वो सारे उस पेशेंट को उसका हेल्थ चेकअप करती है अच्छे से और वो सक्सेसफुली ऑपरेशन उसको ठीक कर पाती है। फिर उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे करके मैंने बनाई थी। मतलब इमरजेंसी के टाइम पे एक नर्स ने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के अपना काम जो उनका जो एथिक्स जो होता है वो पूरी तरीके से परफॉर्म किया। हाँ, मतलब उसकी अर्जेंसी दिखाई कि हाँ, मतलब वो वहाँ पर उसकी अथॉरिटी नहीं थी क्योंकि वो सारा काम कंप्लीट करके घर पहुंच चुकी है। हाँ, सही उसके बात बाद हाँ, उसके बाद उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, लाइक कोई नहीं है हॉस्पिटल में, डॉक्टर उस टाइम पे अवेलेबल है और एक इमरजेंसी आई है, तो वो खुद उसको इन्फॉर्म करते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, आई हैव कम्प्लीटेड माई ड्यूटी, बट यस
देयर इज एन इमरजेंसी, तो वो फिर से वापस आएगी और कंप्लीट करेगी। हाँ, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये तो सही बात है कि आपकी स्टोरी में जो जेन्युइननेस है और जो मतलब रियलिटी है, वाकई ये रियल सिचुएशन में भी ऐसा होता है। इसीलिए आपकी मतलब स्टोरी मुझे लगता है कि हाँ, ये मतलब काबिले तारीफ थी। मतलब मेरा पर्सनल रीजन है, बाकी व्यूअर्स तो कमेंट में बताएंगे, वो भी मैं आपको हाँ बताता हाँ, रहूंगा। श्योर। हाँ, आफ्टर उसके बाद पीपीडीटी। हाँ। उसके बाद पीपीडीटी में फिर ग्रुप डिस्कशन हुआ था। ग्रुप डिस्कशन में भी लोग, मतलब मेरा जो स्टोरी था और कुछ एक लोगों का ब्लड डोनेशन कैंप था, तो उसमें से ही दोनों को किया था। मतलब एक हेल्थ चेकअप था और ब्लड डोनेशन कैंप था। तो हमने जो थीम ली थी वो हेल्थ चेकअप ली थी, ओके। और उसके अलॉन्ग में एक्शंस जो इंक्लूड किए थे वो ब्लड डोनेशन कैंप के अकॉर्डिंग इंक्लूड किए थे। थोड़े बहुत सबके एक्शंस इंक्लूड कर दिए थे, और फिर ग्रुप नरेशन हुआ था। अच्छा, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा एक उठता हुआ एक क्वेश्चन है कि यार मतलब सभी जानते हैं कि यार स्क्रीनिंग कैसे हो जाए। उसके बाद तो बहुत लोगों का रहता है कि यार बाकी 5 डे तो एंजॉय करके और बाकी अपने एफर्ट्स डाल के वो रिकमेंडेशन होंगे कि नहीं होंगे, वो तो अपने अपने एबिलिटी पे डिपेंड करता है। बट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि स्क्रीनिंग का क्या मेजर पार्ट रोल करता है मतलब स्क्रीनिंग में? मेरे हिसाब से जो मेजर पार्ट रोल करता है, जो वो कॉन्फिडेंस देखते हैं नरेशन टाइम पे, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन पे आई सॉ दैट जो तीनों मेंबर्स बैठे हुए थे, आईओ एंड साइकोलॉजिस्ट एंड जीटीओ, उसमें से मेनली वो फोकस कर रहे थे जो ग्रुप नरेशन, जो एक एक बंदे का इंडिविजुअली नरेशन था। हाँ। और जो बंदे मेरे में से स्क्रीन इन हुए उनका नरेशन अच्छा था, भले ही स्कीम थोड़ी जो थीम थी इधर डावाडोल चल रही थी उसके अराउंड, लेकिन जो फ्लुएंसी इंग्लिश देख रहे थे वो कि हाँ एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि हाँ बंदा अपनी जो उस पर श्योर है। एंड एक चीज मैंने नोटिस की थी, जब जीटीओ चेक कर रहा था हमारा, जीटीओ था या साइकोलॉजिस्ट में से श्योर नहीं हूँ, जीटीओ तो ब्रीफ कर रहा था, साइकोलॉजिस्ट चेक कर रहा था हमारा जो पीपीडीटी का जो पेपर होता है, हाँ। उसको उसने जैसे पेपर जब हम नोट गिनते हैं ना, हाँ। जैसे नोट गिनते हैं वैसे उसने हमारे जो पीपीडीटी के जो पेजेस थे वैसे गिन रहा था। तो आई वाज नॉट श्योर कि मतलब वो देखता है उसमें, क्योंकि मैं पहले लग रहा था मुझे वो देखता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो वो देखते सिर्फ वो नहीं सिर्फ हैं। वो सिर्फ देख रहे थे कि हाँ नरेशन कैसा है, और थोड़ा बहुत हाँ पीपीडीटी जो ओआईआर का होता है रेटिंग, वो भी हाँ। मैटर करता है। ओके। लेकिन मेजर पार्ट जो आपने पूछा वो मेरे हिसाब से नरेशन पार्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब और अगर नरेशन कॉन्फिडेंटली दे दिया और हाँ एक अच्छी प्रॉपर स्टोरी, तो हाँ इट विल वर्क फॉर यू। हाँ, और अगर किसी का नरेशन अच्छा है तो अनडाउटेबली वो अच्छा जीडी में भी पार्टिसिपेट करेगा। बात सही है। हाँ बस वो इसलिए मतलब मेरे हिसाब से यही था जो जिसके वजह से सब ओके। स्क्रीनिंग हो रहे थे। अच्छा, आफ्टर स्क्रीनिंग का क्या प्रोसेस था, मतलब नाइट तक? स्क्रीनिंग के बाद जब हुआ उन्होंने हमें 2 मिनट के लिए इन्फॉर्म करने के लिए बोला। फिर पैकेज वगैरह जो हमारा जो वो था, मोबाइल फोन जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स थी वो उन्होंने रखवा दी। ओके। और उसके बाद हमें जो सामान था हमारे किसी एक स्टोर रूम में रखवा दिया। उसके बाद हमें एक जगह हमारे डॉक्यूमेंट्स के साथ बुलाया गया, एक जहाँ पीपीडीटी जो टीटैट कंडक्ट करवाया जाता है, हाँ। जो कि वहाँ पर मार्शल अर्जुन सिंह का एक वो है ऑडिटोरियम टाइप का, ओके। वहाँ वहाँ बुलाया गया हमें। फिर उसके बाद सारे ऑफिसर्स बैठे हुए थे, उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे आपको डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है। हाँ। डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने के बाद वो चेस्ट नंबर वाइज सबको बुला रहे थे। सारे डॉक्यूमेंट स्ट्रिक्टली 3 बार चेक हो रहे थे। जिन बंदे का नहीं हुआ, जैसे मान लो कि कोई भी चीज मिसिंग है या एक प्रोविजनल है या कोई भी सर्टिफिकेट मिसिंग है, तो उनको दूसरा डेट अलॉट कर दे रहे थे कि हाँ इस डेट को आप आना चाहेंगे, एक अंडरटेकिंग फिल करवा रहे थे। अच्छा। हाँ, अब उनको डायरेक्ट स्क्रीनिंग 2 के लिए, जो स्टेज 2 होता है, सॉरी फेज 2 में स्टेज डायरेक्ट 2, उसको एंट्री दे देंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। हाँ नेक्स्ट टाइम पे जो वो आ सकता है, प्रेजेंट कर सकता है अच्छा डॉक्यूमेंट को। अच्छा। हाँ, ये तो सही है। और उसके बाद जब ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, हमें रूम अलॉट हो गया। ओके। और रूम अलॉट होने के बाद हमारा जो रूम अलॉटेड था उसका नाम बहादुर था। अच्छा, तो सही और है यार। हाँ, तो इन्होंने जो रूम्स लगा रखे हैं वन एफ देहरादून में काफी इंप्रेसिव हैं। बहादुर, चीता, चेतक अच्छा। और बाज, जो फाइटर सही है। एयरक्राफ्ट के जो हिंदी में नाम है, जो हमारे संस्कृत में हाँ। उनको लेकर के इन्होंने रखा हुआ है। तो वो मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा कि ये लोग हमारा जो हिंदी का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको भी लेकर के चल रहे हैं। नहीं, उसको लेके है भी तो चल नाम, रहे हैं, उसको प्रिजर्व भी कर रहे हैं, क्योंकि वो नेम हम लोगों के हाँ। माइंड में भी टिल लाइफ रहेगा। और ये चीज इंटरव्यू में भी पूछा था मेरे से, मैं बाद में बताऊंगा आपको कैसे पूछा था उसने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। फिर उसके बाद वैसे ही जैसे ही हमें मतलब अलॉट कर दिया गया, हमने सामान वगैरह रख दिया। हाँ जी। फिर हमें थोड़ी देर बाद हमारा फिर वो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है, फिर वो स्टार्ट हो गया। साइकोलॉजिकल टेस्ट में साइकोलॉजिस्ट जो थी हमारी फीमेल थी, वो आई, उसने जैसे ब्रीफ किया जाता है वैसे ही ब्रीफ किया। और वन एंड ऑल सारे के सारे टैट, वैट, SRT और लास्ट में ST,
अच्छा, SGP जो जैसे होता है। ये जो टैट होता है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट वाले में, इसमें कोई इमेज याद है क्या आपको? मेरे को सारे इमेजेस याद हैं, क्या कहते हैं, मैंने लिख रखी है, ओके ओके। तो मैं बता दे रहा हूँ उसमें क्या था। हाँ हाँ एक बिल्कुल। फर्स्ट इमेज था जिसमें कि एक ब्रिज थी, हाँ। ब्रिज के नीचे एक रिवर थी, रिवर में बोट आ रही थी और कुछ डॉग वगैरह खड़े थे, कुछ लोग भी थे उसमें, ओके। और एक बंदा ब्रिज के ऊपर खड़ा था, वो देख रहा था। अच्छा अच्छा। दूसरी पिक्चर थी, एक सैंडी एरिया था, उसमें एक जो फौजी टाइप का लग रहा था यूनिफॉर्म में, वो वॉक कर रहा था और एक कैनॉन रखा हुआ था साइड में। अच्छा अच्छा। थर्ड पिक्चर में क्या था कि एक पर्सन है और उसके 3 फैमिली मेंबर्स है अराउंड में, और वो बात कर रहे हैं, विलेज अराउंड एरिया का बैकग्राउंड है उसका। ओके। फोर्थ में क्या 7 और 8 कुछ बच्चे हैं जो कि रनिंग कर रहे हैं, और एक बगल में बिल्डिंग दिखा रही थी बड़ी सी बैकग्राउंड में। और फिफ्थ पिक्चर में एक विलेज बैकग्राउंड था, उसमें एक पर्सन फेंट है और कुछ लोग ने उनको चारों तरफ से घेर रखा है। ओके। सिक्स्थ पिक्चर में क्या था, कुछ फ्लडी एरिया है और उसमें एक पर्सन है और एक लेडी है जो कि उस फ्लड में फंसे हुए हैं और निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब रिवर में तैर रहे हैं कुछ ऐसे करके एक बोट पे। ओके ओके। और उसके बाद सेवेंथ पिक्चर में था कि एक पर्सन जो है वो रोप को थ्रो कर रहा है, एक पर्सन रिवर में ड्रॉ कर रहा है उसको। अच्छा, उसको बचाने की उससे। हाँ, और एट पिक्चर में था कि एक मिरर है और उस एक पर्सन है जो कि उसकी उसकी जो इमेज है मिरर में दिख रही है, मतलब वो रेडी हो रहा है, ऐसा करके था कुछ। अच्छा अच्छा। और नाइन्थ पिक्चर में था एक फार्म है, हाँ। उसमें फार्म में फार्मर जो एक खेत था, खेत में एक बच्चे, उसका सन दिख रहा था मुझे, और उसका एक फादर है जो कि बात कर रहे हैं अपने में, और वो फार्मिंग कर रहा है। ऐसा लगता था कि मतलब वो फार्मिंग कर रहा है और अचानक से उसका कोई लड़का रेडी होकर के कहीं से आ रहा है ओके। और बात कर रहा है। मे भी कोई अलग भी हो सकता है, मेरे परसेप्शन तो उसका सन था। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अपना अपना परसेप्शन है, हाँ। सही है। 10th में था कि एक मॉन्यूमेंट है और कुछ पर्सन है वहां पर दिख रहे हैं, मतलब ओके। मुझे दिख रहे थे। 11th पिक्चर में था कि कुछ 7 से 8 बंदे कुछ नीचे एक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट था। इसमें फिर जो एसडी और जो टैट तो ये था, वैट में तो वर्ड्स वैसे ही थे जो आते हैं नॉर्मली, ऐसा कुछ नॉर्मल, डिफरेंट हाँ वर्ड वैट। मतलब। अच्छा, सिचुएशन में कैसी सिचुएशंस थी मतलब? सिचुएशन में मेनली उन्होंने फॉलो कर रखा था, जैसे एनसीसी के कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि कुछ, जैसे एक ऐसा आया हुआ था जो मुझे याद आ रहा है अभी इस टाइम बिल्कुल पे। बिल्कुल, जो याद है वो बता दीजिए। हाँ, उसमें था कि कुछ कुछ अरेंजमेंट जो हैं एनसीसी में हाँ। वो इनएडिक्वेट हैं, जैसे ब्लैंकेट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। ओके। और उसको उसको वो फिर क्या होता है कि उसको कुछ लोग बोलते हैं अवेलेबल करवाने के लिए, फिर वो क्या करता है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो एक वो होता है वहाँ का, मतलब अथॉरिटी होता है, अथॉरिटी में होता है वो बंदा। अच्छा 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 अच्छा। और इसके अलावा फ्लड्स आ रखे हैं हाँ। और कुछ लोग फ्लड्स के लिए बाहर जा रहे हैं, और फिर वो क्या करता है बंदा, एक बंदा है जो कि टीचर है वहाँ का। ओके। ऐसे ही करके सारे क्वेश्चंस ऐसे ही थे, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट और ऐसा कुछ नहीं था। मतलब कह सकते हैं कि यार ये सब जो डेली लाइफ जो न्यूज में दिखता है, हाँ मतलब उन्हीं सबसे रिलेटेड है। हाँ, एग्जैक्टली सिमिलर ऐसे ही करके आए थे। ओके 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 ओके। तो ठीक है, ये जैसे साइक टेस्ट होता है उसके बाद आपका? साइक टेस्ट के बाद हमें डिनर वगैरह मिला था। ओके। डिनर काफी सही था। अच्छा। डिनर करने के बाद हम लोगों को ये बता दिया गया था कि क्या क्या होगा। अच्छा तो अच्छा अच्छा। जैसे कि सबको डेज अलॉटेड थे कि हाँ आपका डे सेकंड में ये होगा, डे थर्ड में ये होगा, डे फोर्थ में ये होगा। तो हम लोग का जो ग्रुप था उसमें ऐसे अलॉटेड था कि हमारा डे जो अगला दिन था उस दिन इंटरव्यू था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमें रेडी होकर के इंटरव्यू देना था। ओके। तो उसमें एक वेटिंग रूम था, हम लोग नॉर्मली टाइम पे उठ गए, जो हमारा नॉर्मल टी वगैरह था, बेड टी वगैरह सब मिल गया था। अच्छा अच्छा। और उसके बाद हम लोग रेडी होकर के वेटिंग रूम में पहुंच गए, फॉर्मल जो हमारा अटायर होता है वो पहन करके। ओके। और उसके बाद ये हुआ कि जो एक स्क्रीन लगी हुई थी छोटी सी, उसमें जो चेस्ट नंबर्स थे वो पॉपअप हो रहे थे बार बार, जैसे किसी का इंटरव्यू खत्म हो गया हाँ हाँ। तो दूसरा चेस्ट नंबर पॉपअप हो रहा था, अच्छा अच्छा। और उस चेस्ट नंबर पे वो डिस्प्ले कर रहा था कि किसको नेक्स्ट जाना है। ओके, मतलब वही जैसे पिज्जा कॉर्नर पे होता है ना कि हाँ ये नंबर आ हाँ, गया, वैसे ही। आके डिलीवरी ले लीजिए। हाँ, ओके। वैसे ही हो रहा था, और रेंडमली किसी को भी चेस्ट नंबर को बुला ले रहे थे, जैसे ये फिक्स था कि हाँ किसका किसका आज इंटरव्यू होगा। उनमें उसमें से से किसी randomly भी किसी रैंडम को ये नहीं कि अगर हम्म, 19 और 25 है तो हाँ 19 के बाद 25 27 भी पहले आ सकता है। हाँ। ओके ओके। और 2 इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे मेरे हिसाब से, एक अब्दुल कलाम ब्लॉक में था ओके। और एक उसके राइट साइड में अंदर ले जा करके कहीं और इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठा हुआ था, अच्छा उधर था। अगर जो एएफएसबी देहरादून गए होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि हाँ ऐसे होता है। अच्छा अच्छा। और उसमें
जो क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे थे इंटरव्यू में, हाँ हाँ मेरे जो हम लोग क्योंकि फ्रेशर्स और स्क्रीन आउट्स थे, हमारा ग्रुप था, हाँ हाँ तो मेजरली जब मैंने उनसे पूछा तो वो यही बता रहे थे। अब मेरे मेरे साथ भी यही हुआ। वो जो CIQ क्वेश्चनेयर होता है PIQ। इसमें, हाँ, हाँ 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 CIQ और PIQ। CIQ में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि रैपिड फायर में आते हैं। जैसे स्टार्टिंग से ही वो पहले तो पूछता है कि व्हाट वाज योर, जो आपका प्लेस है, जो आपने मैक्सिमम रहे हो, हाँ हाँ। उसके बारे में कुछ बताओ हमें। अच्छा वो अच्छा। लोकेशन पूछे थे, लोकेशन के बाद उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हम्म। थोड़ा बहुत अभी क्या चल रहा है, सेक्स रेशियो क्या है, ऐसे ओके। थोड़ी बहुत क्वेश्चंस पुट अप किए थे। उसके हम्म बाद उन्होंने ऐसे बोला था कि एज आई हैव नोड अ मच फ्रॉम योर PIQ हम्म and a lot I would be knowing from you, हम्म through we will having a discussion, I will be having your interview in हम्म। approximately 40 to 45 minutes, ओके। and I will try to know more about you, ऐसा करके बोला। हाँ हाँ। फिर उसके बाद उसने स्टार्ट कर दिया रैपिड फायर। अच्छा अच्छा। रैपिड फायर के क्वेश्चंस ऐसे थे कि हम्म। टेल मी अंकित अबाउट योर एजुकेशन फ्रॉम 10th onwards, and Okay. what were your subjects, what were your percentage, Okay. and from 10th till graduation, and why you choose these subjects. Apart from that, who was your best teacher, who Okay. you like the most, why you Mhm. like the most, and which teacher with whom you had not cordial relations, and what Okay. was the reason. उसके बाद क्वेश्चन ये था कि हम्म। उसके बाद ये था कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, क्यों, अच्छा। कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें नहीं पसंद है, क्यों, ओ, ऐसे करके कुछ बहुत रैपिड फायर में 15 से 18 क्वेश्चन आए थे। मतलब PIQ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और खुद को जानना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे तो। हाँ हाँ, तो PIQ तो पे तो आया ही नहीं पहले, वो मेरे PIQ पे तो बाद में आया, पहले तो ये क्वेश्चन रैपिड फायर में आया था। मतलब PIQ भाई देखिए पर्सनल से रिलेटेड होता है, तो ये सब भी एक अपना पर्सनल ही से था, मतलब मेरा कहने का मतलब होता। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो PIQ में भी लिखा होता है। हाँ। तो अभी वो उसने PIQ को देख, मतलब बस देख के पढ़ा था ये। पहले उसके जो क्वेश्चंस में जो रैपिड फायर में फिक्स होते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन तो सबसे पुट अप होते ही होते हैं, चाहे कैसा भी इंटरव्यू हो, कहीं भी किसी बोर्ड पे हो। अच्छा अच्छा। तो ये हुआ। हम्म। ये होने के बाद जो क्वेश्चंस मैंने पुट अप सारे आंसर्स बता दिए। ओके। फिर उसके बाद वो थोड़े काउंटर क्वेश्चंस भी उसने किए थे। हाँ हाँ। उसके बाद फिर दूसरा रैपिड फायर स्टार्ट हुआ। दूसरे Okay. रैपिड फायर में क्वेश्चन ऐसे पूछे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। हम्म। उसके बाद व्हाट आर द नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली, व्हाट Okay. आर दे करेंटली डूइंग, Okay. एंड if you have some cousins whom you approach you the most in a situation when you are facing in your family, Okay. and उसके बाद ये पूछा था कि what they are doing right now, tell me about your best friend and your other friends you have in your college and school, and why he is your best friend, tell his strengths and weaknesses. Okay. and उसके बाद मेरे भी दो strengths and weaknesses. Okay. उसके बाद उसने पूछा था कि according to your parents what are your weaknesses. तो ऐसे करके उसने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। Okay. और फादर क्या कर रहे हैं, ऐसे करके फैमिली, मतलब दो, एक होता है एकेडमिक्स पे, एक होता है फैमिली बैकग्राउंड पे। तो दोनों अच्छा। रैपिड फायर उसने कंप्लीट अच्छा, जैसे एक मेरा भी क्वेश्चन इसमें ये ऐड होता है कि मतलब ये मेरा पर्सनल है एक, मतलब ये वीडियो के लिए तो है ही, बट मेरा पर्सनल है। जैसे किसी के पेरेंट्स में कोई एक ना हो और वो पूछ लें कि पापा क्या करते हैं, तो क्या कह सकते हैं कि ही इज नो मोर। जैसे किसी का नहीं है तो हाँ। हाँ, ही कैन से दैट ही एक्सपायर्ड दिस ऑन दिस डे, ऐसे करके पूछेगा वो, और क्या पूछ सकता है। हाँ, क्योंकि मेरे से अगर पूछेगा तो मैं यही बताऊंगा ना। ओह सॉरी कोई ना। इट्स ओके। हाँ, आंसर कर सकते हो आप कि हाँ ये रीजन पूछ सकता है कि हाँ कब एक्सपायर हुए, कब कैसे हुआ, ये सब पूछेगा क्वेश्चंस वगैरह। ये चीज है, मतलब एक होता है ना कि भाई ये ऐसे क्वेश्चन है कि ये जनरली सबके साथ ये वाला केस नहीं आपसे होता तो है। फिर काफी अच्छे से करेगा वो, क्योंकि फिर वो शो करेगा कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली की कैसे निभाई आफ्टर। हाँ, ये क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, क्योंकि भाई हाँ ये है ना कि ये सारी चीजें हैं कि हर एक सेक्टर से वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हर एक कंडीशन पे भी अप्लाई होता है क्वेश्चन कैसे आएंगे। हाँ हाँ, ही विल श्योरली आस्क अबाउट इट। ये हुआ। फिर इंटरव्यू में फिर आया मेरे PIQ पे। तो PIQ में मैंने जो हॉबीज एंड इंटरेस्ट डाल रखा था कि लिसनिंग टू म्यूजिक एंड जियो पॉलिटिक्स। ओके। तो म्यूजिक से तो कुछ नहीं पूछा, जियो पॉलिटिक्स से मेरे से 3 क्वेश्चन पूछे थे। हाँ। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, ओके। चाइना हांगकांग रिलेशंस, चाइना ताइवान रिलेशंस,
इसके अलावा जो और लोगों से क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी बता दे रहा हूँ। ओके। जैसे कि पूछा था रिसेंट डिफेंस डील जो जो हुए हैं, डिफेंस डील, उसके बाद इंडिया का जो अभी चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हुआ है, जो अभी .14 है जो पेट्रोलिंग वाला है, पेट्रोलिंग पॉइंट, उस पे क्या चल रहा है अभी, चाइना का इशू क्या है, ये सब क्वेश्चंस पूछ रहे थे मेजरली। वो डिफेंस से ज्यादा वो कर रहे थे। और अपार्ट फ्रॉम इट एयरफोर्स के स्टैक्स पे जब आए तो उससे क्वेश्चंस में से पुट अप हुए थे कि व्हाट आर द ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स जो कि अभी अवेलेबल हैं हमारे इंडियन एयरफोर्स में। उसके बाद एयरफोर्स में ये पूछा था कि यू आर प्रेजेंट एट योर लोकेशन, लाइक अपने होम पे हो आप। उसके बाद आपको ईस्टर्न कमांड जाना है, आप कौन कौन से स्टेट्स को क्रॉस करोगे। तो इसके लिए ईस्टर्न कमांड कहाँ है ये पता होना चाहिए। हाँ, ईस्टर्न कमांड पता होना चाहिए, मैप को पूरा आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये होता है। जैसे ईस्टर्न कमांड जाने के लिए जैसे मेघालय में है वो, तो मेघालय में आपको जाने के लिए पहले दिल्ली होगा, तो मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, ये सारे स्टेट्स को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये सब ऐसे करके बताना था इन अ सीरियल वाइज। हाँ, मतलब और क्या, सीरियल वाइज बताएंगे तो एक प्रॉपर मैनर में भी लगेगा। सही है। उसके बाद उसने पूछा था कि आप जिस ब्रांच में जाने वाले हो उसके अदर ब्रांचेस कैसे हैं। जैसे कि एडमिन ब्रांच था मेरा, तो एडमिन ब्रांच आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड क्या होगी, एडमिन ब्रांच के अदर ब्रांचेस कौन से होंगे। जैसे एडमिन ब्रांच में 2 ब्रांचेस होते हैं, एक होता है फाइटर कंट्रोलर, एक होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर विच इज नोन एज एटीसी। ईडीसी, हाँ एटीसी। तो ये 2 ब्रांचेस। उसके अलावा ट्रेनिंग पीरियड क्या होगा, आप कहाँ ट्रेनिंग के लिए जाओगे, क्या क्या टेन्योर होगा, ये एयरफोर्स से पूछा था। मतलब एयरफोर्स से जो डिटेल, बेसिक डिटेल जो हाँ वाकई पता होनी चाहिए, ये चीजें होंगी कि हाँ ये भैया आप पढ़ लो। मेरे हिसाब से जो इंटरव्यू में मैंने देखा उसमें वो ये क्वेश्चंस एयरफोर्स पे और करंट अफेयर्स पे तभी आ रहा था जब आप अपने जो फैमिली रिलेशंस हैं, जो उसके फैमिली रिलेशंस के क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, मेजरली लोग यहीं फंस जाते हैं। तो अगर आप यहाँ फंस जा रहे हो तो आपका 45 मिनट्स यहीं खत्म हो जाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर आप यहाँ उसको क्लियर करवा देते हो, आप जस्टिफिकेशन देते हो कि हाँ दिस आर माई वीकनेसेस और इसके वजह से मतलब ये मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में ये सोचते हैं, अगर उसमें आप क्लियर हो तो ही आपसे वो एयरफोर्स के स्टैट्स और जितने भी करंट अफेयर के इश्यूज चल रहे हैं अभी जाएगा, वरना वो नहीं जाएगा उधर। बट क्या ये पॉजिटिव साइन होता है कि आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ना बता पाए ताकि आगे के क्वेश्चंस ना पुट अप हो सके? एब्सोल्युटली नॉट। जितना मैं पूछ रहा था, जितना ग्रिल किए जाओगे आप इंटरव्यू में, उतना ही आपका इंटरव्यू अच्छा गया है ये माना जाता है। ओके। और मतलब जितना आप झेल ले जाओ वहाँ पर। हाँ, वहाँ पर जो स्ट्रेस जो होता है, जो बिल्डअप करता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर, उसको कैसे आप मैनेज कर पा रहे हो ऑन द स्पॉट। हाँ, ये चीज रहती है। सही है यार। उसके अलावा फिर इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू होने के बाद हमारा नेक्स्ट डे ऑफ था। अच्छा, नेक्स्ट डे पूरा ऑफ था। हाँ, तो हमने खूब मस्ती किया वहाँ पर, बैडमिंटन खेला और बैडमिंटन के बाद जो टेबल टेनिस था, कैरम था, वॉलीबॉल था, और अच्छा सा खूब अच्छा सा ग्राउंड था, उसमें हम लोग जाते थे, बैठते थे, मजे करते थे, अच्छा खासा खाना मिल रहा था, तो खूब मजे किए हमने। दोस्ती भी बनाई। ठंडी का क्या था, मतलब अब तो ठंडी यार बहुत हो जाएगी जनवरी दिसंबर, मतलब इस समय तो। अरे बहुत, उस टाइम भी बहुत ठंडी थी, लेकिन धूप आ रही थी अच्छी खासी, तो स्टार्टिंग में थोड़ा लग रहा था, लेकिन फिर हम लोगों ने मैनेज कर लिया। वहाँ पर गीजर वगैरह मस्त लगा हुआ था। ये चीजें तो रहती है ना कि करना तो पड़ेगा ही, वहाँ ठंडी हो जाए मौसम आपको झेलना तो पड़ेगा। और ना वहाँ पर फैसिलिटीज की कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो गीजर वगैरह की कोई टेंशन नहीं लेना। अगर जो भी व्यूअर्स को लग रहा है कि हाँ वहाँ पर नहाएंगे कैसे और कैसे होंगे, कि बहुत ठंडी रहती है। एक क्वेश्चन ये रहता है कि एएफएसबी वाले क्या ब्लैंकेट दे देते हैं? हाँ, उसमें ब्लैंकेट देते हैं, 2 ब्लैंकेट देंगे। अच्छा। लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें ठंड नहीं रुकेगी। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि जो बंदे वहाँ जा रहे हैं एएफएसबी में, तो वो लेकर के जाए ब्लैंकेट, तो कि सही रहेगा। अपना एक ब्लैंकेट रहता है, कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि 5 दिन रहना है आपको, एक दिन में तो आना नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हाँ सही है। हाँ भाई, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे में जीटीओ स्टार्ट हुआ हमारा। ओके। जीटीओ में सबसे पहला जीडी था। जीडी के टॉपिक्स बता दे रहा हूँ क्या क्या था। बिल्कुल बिल्कुल। जीडी में सबसे पहला जीडी था, उसमें 2 ऑप्शन दिए थे। 2 ऑप्शन में था कि इंसर्जेंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है, उसके 3 लीड्स दिए हुए थे। वो 3 लीड्स मेरे को याद नहीं, क्योंकि हमने ये सेलेक्ट नहीं किया था। अच्छा, जो दूसरा जीडी जो हमने सेलेक्ट किया था, जो मिला था ऑप्शन में, सर्विस सेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है हमारी कंट्री में। ओके। 3 लीड्स दिए थे, स्किल, इन्वेस्टमेंट एंड डिमांड। जो सेकंड जीडी था, जो कि जीटीओ के द्वारा हमें दिया गया था, ओके, वो था रीजंस फॉर द फॉरेस्ट फायर। 3 लीड्स दिए थे, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन एंड नेग्लिजेंस। अच्छा।
हाँ, तो ये 3 लीड्स थे। अब इसमें से हमने सर्विस सेक्टर, जैसा कि मैंने बताया, हमने वो चूज किया था। दूसरा ये था, हाँ हाँ। जीडी हो गया, कंफर्टेबली अच्छे से हो गया था हमारे ग्रुप का। अच्छा। हाँ, कोई सही ऐसी है। दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि वो फ्रेशर्स का ग्रुप था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। फिर हाँ हाँ, जीडी के और क्या बाद यार, सही कह रहे हो। जीपी था। जीपी में बहुत सही था। वही 4 प्रॉब्लम्स थे। 4 प्रॉब्लम्स में सबसे पहला प्रॉब्लम था कि एक टी स्टॉल का ओनर है जो कि बहुत ज्यादा हर्ट हो गया है। ओ। सेकंड प्रॉब्लम था हाँ हाँ। कि एक वाटर टैंक है जो कि पानी सप्लाई करता है विलेज को, उसको कुछ लोग जिन्होंने टी स्टॉल ओनर को मारा है, अच्छा। वो लोग जाकर के पॉल्यूट करने वाले हैं, ओ। ताकि सब लोग की डेथ हो जाए, या ऐसे मतलब पानी को पॉल्यूट करने वाले, कुछ मिक्स करने वाले हैं, पॉइजन एंड ऑल। अच्छा अच्छा, मतलब थर्ड कुछ प्रॉब्लम ऐसे ये था एलिमेंट। थर्ड प्रॉब्लम था कि एक सरपंच का घर है, उसको लूटने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब जो तो लोग लूटने जा रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि वो कुछ ऐसे एक एलिमेंट्स हैं जो ये करने वाले हाँ, हैं। वो उसको कुछ हर्ट हुआ टी स्टॉल ओनर को, जिसने बताया है। जो हम लोग कुछ ऐसे बंदे थे जो कि एक जगह एंजॉय करने आए थे। तो जैसे ही हम वहाँ पहुंचे, एक टी स्टॉल ओनर जो था, हाँ वो कि हेविली इंजर्ड था। हाँ हाँ। और उसने जो प्लान्स थे वो सुन लिए थे, जो मिसक्रिएंट्स थे उनके। ओके। और उन्होंने उसको पज्यूमिंग डेड छोड़ करके चले गए अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। और जैसे ही हम लोग पहुंचे, 7-8 लोग जो थे, हाँ हाँ। उनको ये प्रॉब्लम्स उसने बताया। हाँ, और हाँ। बताते ही वो बेहोश हो गया। ओ। और चौथा प्रॉब्लम ये था कि जो हमारा एक कलीग है, हाँ 8 हाँ। में से, वो अपने बाइनोक्यूलर्स जो कि उसके ग्रैंडफादर ने गिफ्ट किया है, जो उसको हाँ, हाँ। बहुत डियर है, उसने हाँ, हाँ। जंगल में ही कहीं खो दिया है। लो। अब ये चारों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था, ओ, प्रायोरिटाइज करके। ओके। हाँ, तो तो अब इन हमने प्रॉब्लम्स पूरा का जो अप्रोच होना चाहिए वो मतलब क्या बता सकते हो, मतलब अप्रोच, ओनली अप्रोच। अप्रोच में ये था, सबसे पहली बात की ऑब्जर्व करना होता है। जो हमें क्वेश्चन मिला होता है, जो पेपर मिला होता है, उसमें टाइम का सबसे बड़ा खेल होता है। क्योंकि पहला प्रॉब्लम सबसे पहला यही होगा कि आप प्रायोरिटाइज जब करोगे, हाँ तो हाँ। प्रायोरिटाइजिंग में सबसे पहला यही होगा कि जो हेविली इंजर्ड है, पहले आप उसको देखोगे, क्योंकि वो उसको जो ब्लड लॉस हो चुका है, वो डेथ होने वाली है उसकी। सबसे पहला प्रॉब्लम ये होगा उसको सॉल्व बचाओ। करने के लिए। ओके। सेकेंड प्रॉब्लम में आता है, सेकेंड और जो थर्ड प्रॉब्लम होती है, वो थोड़े उनका जो वेटेज होता है वो ज्यादा होता है। और उनमें से दिखते हैं कि कौन सबसे पहले होने वाला है। तो हमारे में था कि एक 5 बजे हो रहा है और एक 5:30 बजे हो रहा है। अच्छा। तो ऑब्वियसली बात है कि हम फिफ्थ जो 5 बजे होने वाला है, हम उसको दिखाएंगे, पहले प्रायोरिटाइज बिल्कुल सही करेंगे। है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो सेकंड प्रायोरिटी पे वो रखेंगे, थर्ड प्रायोरिटी पे जो लूट होने वाला था, और फोर्थ प्रायोरिटी पे जो एक बिल्कुल हल्का सा प्रॉब्लम था, बाइनोक्यूलर्स खो गया था, उसको उसको सॉल्व। हमने सॉल्व किया था। ऐसे करके प्रायोरिटाइज कर दिया था। सही है। नॉर्मली सा था कि एक पहले जीटीओ ने ब्रीफ किया, हाँ हाँ। 5 मिनट रीड करने के दिया, प्रॉब्लम को दिखाया, हमें जो व्यू होता है अच्छे से समझाया, जो डायग्राम होता है, हाँ हाँ। और उसके बाद 10 मिनट लिखने को दिया। ओके। और कुछ टाइम दिया था जिसमें कि हमें डिस्कस करना था। वो हमें पता नहीं था कितना टाइम दिया। 20 मिनट बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 10 या 15 मिनट में वो खत्म कर देता है डिस्कशन। हाँ, क्या तो सही रहा यार, ये चीज़ तो फिर होती है। फिर ये होता है कि फिर ग्रुप में से किसी एक बंदे को नॉमिनेट करना होता है। हाँ हाँ। नॉमिनेट करके वो ग्रुप स्टोरी जीटीओ को देता है, ग्रुप सॉल्यूशन जीटीओ को देता है। अच्छा अच्छा। हाँ, सही है। फिर जीडी हो गया, जीपी हो गया। फिर उसके बाद हमें पीजीटी ग्राउंड ले गया था। हाँ पीजीटी हाँ। ग्राउंड में 3 थे, हम्म। अब 4 थे पीजीटी, जो कि उनमें हमें कितना 30 टू 40 मिनट, 40 मिनट मिले थे, मुझे इतना याद आ रहा है। अच्छा अच्छा। 40 मिनट में हमें ग्रुप के साथ हमें 3 रिसोर्सेज मिले थे, एक लोड मिला था। ओके। वही अब बल्ली हाँ हाँ। और फट्टा और रोप, हम्म। और इसके साथ एक लोड मिला था, एक हैवी लोड, उसको कैरी भी करना था साथ में। ओह, और ये वही सारी रूल्स चीजें वगैरह थी। जो फॉलो करने होते हैं। हाँ, बेसिक इसमें जो रहता है बस वही होगा, मतलब ये तो हमको लगता है सबके साथ यही रहता है हर बार। हम्म। हम्म। जीडी जीपी हो गया, पीजीटी हो गया, उसके बाद एचजीटी हुआ था। हाँ हाँ। ग्रुप को डिवाइड कर दिया था हाँ। ऑड इवन करके, अच्छा। और दोनों को बारी बारी से वो करवाया था। हाँ फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टास्क था, जो बच गए थे, लेक्चरेट, हाँ। हाँ। और उसके बाद एफजीटी होती है, और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। ये तीनों टास्क इन्होंने नेक्स्ट डे करवाया था, जो कि कॉन्फ्रेंस के डे था। कॉन्फ्रेंस वाले दिन करवाया था। हाँ, क्योंकि बाकी लोगों का हो गया था, हमारा रह गया था, हमारा जो ग्रुप था। अच्छा अच्छा। अब अगले में फिर वही हुआ कि अगले दिन बुलाया गया हमें,
हाँ हाँ। सबसे पहला टास्क हमारा लेक्चरेट हुआ। लेक्चरेट के टॉपिक्स मेरे में आए थे 5G, आत्मनिर्भर भारत, न्यूज चैनल्स और MSME। ओके। हाँ, ऐसे करके 4 थे। बाकियों के भी टॉपिक्स बता दे रहा हूँ क्या क्या थे। बिल्कुल। जियोपॉलिटिक्स, स्पोर्ट लीग, स्पेस एक्सप्लोरेशन, मैल न्यूट्रिशन, बुलेट ट्रेन, NEP, जर्नलिज्म, मोबाइल रिवॉल्यूशन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पीयर प्रेशर, भारत परासर, इंद्रजाल, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ओके, गुड यार, याद है आपको तो। नहीं, याद नहीं है, मैंने लिख रखा था क्योंकि मे बी मेरे फ्रेंड्स जाने वाले थे नेक्स्ट बैच में, तो उन्होंने बोला था कि सारे नोट करके ले आना, तो मैं नोट कर लिया था यार। जो ऐसे हेल्प करता है ना, उसकी कभी ना कभी ऊपर वाला हेल्प जरूर करता है। बाकी तो यार अपनी मेहनत पे तो सभी कायम है। हाँ, करनी पड़ेगी वो तो, सही बात है। हाँ, फिर लेक्चरेट हो गया, सबने बोल दिया था 3-3 मिनट में। ओके। और उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हुआ था हमारा। अच्छा। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल मेरे हिसाब से AFSB देहरादून का सबसे टफेस्ट है। ओके। तो GTO ने बताया था कैसे करना है, लास्ट में उसने वार्निंग भी दी थी कि भाई देखो, यू नो योर कैपेबिलिटीज, यू शुड बी इन योर कैपेबिलिटीज, दैट आप कितना कर सकते हो, आपको पता है कि हाँ आप कितना जंप कर सकते हो, कितना आप चढ़ सकते हो, तो आप अपनी लिमिट्स में रहना और अपने को हर्ट मत करना, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग हर्ट कर लेते हैं। और हाँ, मतलब बाकी जो ग्रुप्स थे उनमें भी न्यूज मिला था कि वो लोग हर्ट कर लिए थे अपने आप को ज्यादा करने के लिए। मतलब ये है, कहने का मतलब उनका ये था कि भैया देखो अपनी लिमिट में रहना, जितना कर सकते हो वहीं तक जाना, ज्यादा पॉइंट के चक्कर में ना रहना। हाँ, क्योंकि बोला था उसने कि नो सिंगल टास्क इज इम्पोर्टेंट, सारे जो टास्क हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको ऐसा मत सोचना है कि आप इसमें बहुत ज्यादा कर लोगे तो आप रिकमेंड हो जाओगे। उसने बोला था कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल इज ऑल्सो वन ऑफ द टास्क, you cannot think that if you perform a very good in this and doing some extra things, you will not be able to recommend it from the single task, so you should be in what your capabilities are. मतलब ये वो चीज थी कि जैसे होता है ना 1/10, 10 इज टोटल एंड 1 इज वन ऑफ द 10, मतलब 1/10 था वो एक हिसाब से उसकी प्रायोरिटी। ऐसे ही करके था। ओके। अब उसमें जो था नॉर्मली वही था, एक था बर्मा ब्रिज थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। अच्छा। स्क्रीन जंप काफी ऊपर था, जो आर्मी में होता है उससे तो बहुत ऊपर था। अच्छा। और उसके अलावा एक मंकी क्रॉल था। मंकी क्रॉल के अलावा हाई जंप था। ओके। उसके बाद जो नॉर्मल सब जो 1 नंबर का होता है जिसमें नॉर्मली चलते हैं, उसका बहुत ऊपर था, मतलब वेस्ट के ऊपर तक उन्होंने एक सीधी मोटी बल्ली लगा रखी थी, उसमें हमें चलना था। तो वो भी बहुत डिफिकल्ट था, मतलब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल काफी डिफिकल्ट था। मैंने 6 किए थे बस। अच्छा, 6 प्रॉपर्ली हो गए थे मतलब आपके? हाँ, 6 हो गए थे मेरे। सही है। और उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के बाद हमारा FGT हुआ। फुल ग्रुप टास्क भी ऐसे ही करके था, उसमें 6-7 ऑब्स्टिकल थे। ओके। उसको क्रॉस करना था, वो भी हमने इजीली ग्रुप के साथ कर लिया था। हाँ, लास्ट में हुआ था कमांड टास्क। कमांड टास्क में मतलब हमें अलग अलग टास्क पे ले जाया गया था और 2-2 सबऑर्डिनेट्स बुलाने को बोला गया था, तो सब लोग 2-2 सबऑर्डिनेट्स को बुला रहे थे। अच्छा। होल्ड अ मिनट। ओके, कोई नहीं। हाँ, तो ऐसे सबऑर्डिनेट्स को बुलाया गया था। ओके। और हमारे 8 ग्रुप में से सबने 1-2 करके किसी को भी चूज करके बुलाया था। कमांड टास्क भी इजी था, ऐसा कुछ वैसा नहीं था। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट वाला कुछ नहीं सिस्टम नहीं। हाँ, मतलब नॉर्मली कमांड टास्क भी सबका सही गया था। कुछ लोग कर पाए थे, कुछ लोग नहीं कर पाए थे। हाँ, ये तो रहता है यार, कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। हाँ, बात तो सही है। फिर कॉन्फ्रेंस? हाँ, कमांड टास्क हो गया जस्ट। हम लोग फिर उसके बाद रूम पे पहुंचे, तुरंत फ्रेश हुए। कमांड टास्क जो कॉन्फ्रेंस था, वो जो रिपीटर्स था उनका हो चुका था। हमारी मतलब जो फ्रेशर्स जो स्क्रीन आउट थे उनका होने वाला था। ओके। तो उसके बाद हमें फॉर्मल्स वगैरह पहन लिया, हमने उनको साइड कर दिया था कि वो लोग बात ना कर पाए रिपीटर से पूछने वाले, ऐसे करके। कि पता नहीं क्यों किया था, ऐसा कुछ पूछने वाला होता नहीं, लेकिन फिर भी अलग कर दिया था। हाँ, वैसे तो बताते नहीं है कि क्यों रिकमेंड नहीं किया या क्यों स्क्रीन आउट कर दिया। फिर यही तो उसके बाद हम लोग फॉर्मल्स वगैरह पहन लिए। चेस्ट नंबर वाइज सबको अपना लाइन से बुलाया जा रहा था। कॉन्फ्रेंस में वही 4-5 सवाल जो सबसे पूछे जा रहे थे, नॉर्मल से, कि हाउ वाज योर स्टे। और मेरे से जो पूछा गया था, सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर अदर करियर ऑप्शंस यू आर एक्सपेक्टिंग अदर फ्रॉम डिफेंस। अच्छा। उसके अलावा क्या था, उसके अलावा हाउ वाज योर स्टे हियर। ओके।
और उसके अलावा क्या पूछा था? 2 क्वेश्चन और थे, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या थे। चलो कोई नहीं, तो फिर टोटल रिकमेंडेशन फिर फाइनल कितनी हुई थी? रिकमेंडेशन थी 5 ओके। और 3 बंदे थे जो फ्रेशर्स थे और 2 थे जो थे क्या बोलते हैं उसको, रिपीटर। रिपीटर्स। ओके ओके। और और 3 जो बंदे फ्रेशर्स रिकमेंड हुए थे वो तीनों एक ही ग्रुप से थे। अरे वाह। सो समझ में आ रहा था कि हाँ, ग्रुप का जो कोऑर्डिनेशन है वो ज्यादा मैटर करता है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जीटीओ में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, और एक तो साइक वगैरह तो होता ही है, लेकिन जीटीओ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका ग्रुप का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए बात तो सारे सही। टास्क उसमें में। ये लगता है ना कि देखिए इंडिविजुअल में जो भी चीजें इंडिविजुअली होती है, जो आप खुद कहते हो वो तो आपको दर्शाता है, उसके बाद जब आप ग्रुप में करते हो तो ये भी पता चलता है ना हाँ कि आप दूसरे से कभी फ्यूचर में भी अगर कोऑर्डिनेट करने कहा जाएगा तो कितनी जल्दी अच्छे से अच्छा हाँ, कोऑर्डिनेट कर लोगे। बिकॉज आप जिस अथॉरिटी में, जिस आप प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, हाँ हाँ, आपको ग्रुप में ही रहना पड़ेगा। आप अकेले बिल्कुल तो सही परफॉर्म बात है। करोगे नहीं। और क्या, तो इस वजह अकेले से करना नहीं है, मेरे आपको हिसाब से ग्रुप ही जो, में रहना है, हाँ, ग्रुप ही को बांध के रखना है। तो ये चीज मेरे हिसाब से अच्छी होगी। ग्रुप जो हमारा जो सेकंड ग्रुप था, ओके, उसी की वजह से आई गेस 3 रिकमेंडेशन उसमें हुए थे। बिल्कुल सही बात। अच्छा एक चीज छोटा सा क्वेश्चन और है कि जैसे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, आज भी मेरे एक लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट आया था कि मतलब एक फीमेल बैच की थी, मतलब उन्होंने कहा था कि वो स्क्रीन आउट हो गई हैं और रिपीटर अपने आप को कह रही थी। मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों के बीच में है, तो इसको क्लियर कर दो कि मतलब जो फ्रेशर्स होते हैं वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं तो क्या वो रिपीटर बन जाते हैं कि अभी भी फ्रेशर ही रहते हैं? देखिए, जैसे आप स्क्रीन आउट हैं तो स्क्रीन आउट में क्या होगा कि आप स्क्रीन आउट तभी तक हैं जब आप स्टेज 1 तक हैं, क्योंकि स्टेज 1 में क्या होता है, अलग अलग बैच बनता है। रिपीटर जो फ्रेशर्स होंगे, हाँ हाँ फ्रेशर्स को सबसे आगे रखा जाता है। हाँ फिर उसके बाद रिपीटर्स आते हैं, फिर रिपीटर्स के बाद आते हैं जो कॉन्फ्रेंस आउट्स होते हैं, जो नॉन रिकमेंडेड स्टूडेंट्स होते हैं। हाँ हाँ हाँ। अब उसमें क्या होता है, ग्रुप्स वहां पर बनता है अलग से। फ्रेशर्स का ग्रुप अलग बनेगा, रिपीटर्स का, सॉरी, जो जो स्क्रीन आउट्स होते हैं उनका ग्रुप अलग बनता है, अच्छा। और जो रिपीटर्स होते हैं उनका ग्रुप अलग बनता है। तो 3 अलग अलग ग्रुप बनते हैं। हाँ हाँ और उसके बाद जैसे स्क्रीन इन हो गए कुछ लोग, हाँ हाँ तो जो फ्रेशर्स होंगे और जो स्क्रीन आउट्स होंगे हाँ हाँ उनका इंटरलिंक्ड ग्रुप में बनता है। जैसे मैं स्क्रीन आउट था, हाँ हाँ। तो 8 बंदों में से 4 बंदे स्क्रीन आउट थे और 4 बंदे वो फ्रेशर थे। ओके। तो वो इक्वली होते, क्योंकि वो लोग जो स्टेज 2 है उस प्रोसेस से तो जाते नहीं है स्क्रीन आउट्स। तो हाँ वो हाँ। मेरे हिसाब से वो रिपीटर्स नहीं होते, वो उनको स्क्रीन आउट्स, जो फ्रेशर्स ही लिया जाता है। अच्छा मतलब मान लीजिए कि मेरा कल एसएसबी था और मैं फ्रेशर वहां पे बन के गया था और मैं हम्म स्क्रीन आउट हो चुका था, मतलब हम्म फर्स्ट टाइम गया था, फर्स्ट टाइम में स्क्रीन आउट हो गया, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगा तो किस कैटेगरी में रखा जाऊंगा, फ्रेशर्स में ही रखा जाऊंगा कि बाकी दूसरों में रखा जाऊंगा? आप स्टेज 1 तक आप वो होगे, स्क्रीन आउट के ग्रुप में होगे। अच्छा। और स्टेज 1 अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, हाँ हाँ। तो स्टेज 2 में आप फ्रेशर की तरह ट्रीट किए जाओगे। अच्छा अच्छा, मतलब स्टेज हाँ 2 के लिए आप फ्रेशर हो क्योंकि उसमें आप पहली बार जा रहे हो। हाँ, आप पहली बार जा रहे हो तो आपको रिपीटर कैसे ले सकते हैं? वो तो आपका सब कुछ फ्रेशर्स की तरह होगा, बहुत आराम से होगा। रिपीटर्स में जाओगे तो फिर आपको पता चल जाएगा क्या होता है एसएसबी का प्रोसीजर। मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन हाँ सब कहते हैं ऐसे कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम स्क्रीन आउट हो चुके हैं और नेक्स्ट टाइम हम एसएसबी गए तो फेज 1 तक हम रिपीटर है मतलब। हाँ, मतलब रिपीटर भी नहीं हो आप मतलब स्क्रीन आउट जो है बंदे अच्छा, आप उनके साथ स्क्रीन हो। आउट हो, उनके साथ हो आप। हाँ हाँ, आप स्क्रीन आउट्स के साथ सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म और करोगे। जैसे ही लेकिन स्क्रीन इन होके फेज 2 में आ जाओगे तो आप फिर से वो हो जाओगे फ्रेशर। हाँ, आप फ्रेशर और स्क्रीन आउट फिर इंटरलिंक्ड हो जाएंगे, फिर साथ में हो जाएंगे काम उनका। ओके ओके ओके, हाँ, अंडरस्टैंड लेकिन यार, आप ये बहुत। रिपीटर के साथ तो आप कभी भी नहीं जाओगे, रिपीटर्स का अलग चलता है। हाँ, उनका तो हमको लगता है कि वो कोई दुश्मनी निकालते होंगे उनसे हाँ, कि उनका भैया अलग से रहता है सब कुछ। सही है यार। यार बढ़िया है यार, आपने बता दिया तो मतलब वाकई मतलब अच्छा लगा यार कि मतलब हर चीज डिटेल में था, जो भी सुनेगा उसको इन्फॉर्मेशन भी मतलब जैसे होती है ना शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब काफी अच्छे से आपने कम्युनिकेट किया इस चीज को, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स यार। हाँ श्योर, वेलकम वेलकम भाई, आप भी काफी सही हो। अरे नहीं, अच्छा ठीक काम है। कर रहे हो, मतलब जो लोग नेक्स्ट में जा रहे हैं, क्योंकि सच में अगर मैं होता, अगर मुझे जाना है एफएसबी देहरादून, तो अगर मैं ये वीडियो देखूंगा तो मुझे सच में बहुत कुछ मिल जाएगा जानने को कि बस हाँ वहाँ यही पर चीज है कैसे यार, प्रोसीजर होगा। यही चीज तो मैं वीडियो में अपनी जब पर्सनलाइज वीडियो बनाता हूँ तो उसमें कहता हूँ कि यार प्लीज जो भी हैं, जो भी गए वो प्लीज शेयर करें। बस यही है, हम्म कुछ शेयर करते हैं कुछ नहीं करते, बट कोई नहीं, जो नहीं करता उनके लिए भी कोई गिला शिकवा नहीं है, जो करते हैं उनके लिए तो रिस्पेक्ट है ही, जैसे आपके लिए। तो यार ठीक है, फिर अब ये वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी, जरूर देखना, लाइक कमेंट थोड़ा कर देना, है ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी लखनऊ से थे ना?
बता रहे थे आप? हाँ, मैं मेरा एजुकेशन लखनऊ से ही कंप्लीट हुआ है ओके ओके, सही है और यार। करेंटली अब दिल्ली से मतलब कोई दिल्ली में नहीं, शिफ्ट हो गए हैं परमानेंट। लखनऊ लखनऊ कभी ना कभी तो अरे बिल्कुल आएंगे, मिलेंगे आपसे। बिल्कुल यार, सही है। तो ठीक है, फिर अभी अपना यहीं पे रैप अप करते हैं। नेक्स्ट टाइम ओके ओके, जाना आप एसएसबी तो जरूर बताना, फिर से देखते हैं। श्योर श्योर, बिल्कुल। ठीक है भाई, फिर रखते हैं। जय हिंद भाई। ठीक है, ओके, जय हिंद। हाँ भाई।